हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से मिशन जेआरएफ टेस्ट सीरीज जो हमने लॉन्च की है या फिर जिसमें हम प्रैक्टिस सेट अभी ट्राई कर रहे हैं अपना जेआरएफ के लिए, और इसकी आज सीरीज नंबर 16 होने वाली है। ठीक है, इस सीरीज नंबर 16 में हम 100 क्वेश्चंस देखेंगे और वो भी इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर। अभी हमने कुछ 100 क्वेश्चंस के आसपास हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस किए थे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे और 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चंस को हम इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन आज की ये वीडियो सीरीज में हमें 20 क्वेश्चंस करने हैं। 20-20 करके हम अलग अलग पार्ट्स में चीज़ों को देखेंगे, जिससे कि थोड़ा सा वीडियो लेंदी ना बने, बड़ा ना बने, है ना। उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। तो आज का भी जो टॉपिक है, जो क्वेश्चंस होंगे, वो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है। और इस बात का इसमें खास करके ध्यान रखा गया है क्वेश्चन बनाते टाइम, कि जैसे आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं या जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो शक्ति पढ़ते हैं, यथार्थवाद पढ़ते हैं, आदर्शवाद पढ़ते हैं, उदारवाद पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ों को आप पढ़ के आगे निकल जाते हैं। या फिर कह लें शीत युद्ध आप पढ़ते हैं या कोल्ड वॉर पढ़ते हैं, आप इन सारी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं ना। लेकिन जो अब नया नया ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है रचनावाद के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तर संरचनावाद के ऊपर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्रिटिकल सिद्धांत के ऊपर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। तो इन सारे टॉपिक्स को हम आज यहाँ पर कवर करेंगे और देखेंगे कि किन किन टॉपिक्स से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर इन टॉपिक्स को या इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि आने वाले जो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे नेट में, वो आप इजीली बहुत कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि आज हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं। वो 20 क्वेश्चंस में से हमें पहला क्वेश्चन देखना है। ठीक है, चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, स्टैनले स्टैनले हॉफमैन के द्वारा किसके सिद्धांत को सत्य के अद्वैतवाद का नाम दिया गया है। ठीक है, स्टैनले हॉफमैन ने किस निम्नलिखित में से विचारकों में से, ऐसे चारों में से कौन से विचारक हैं जिसके सिद्धांत को स्टैनले हॉफमैन ने सत्य का अद्वैतवाद सिद्धांत नाम दिया है। ठीक है, सत्य का अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है स्टैनले हॉफमैन ने ये नाम इंट्रोड्यूस किया है, तो किसके लिए किया है, तो मार्गेंथाउ के यथार्थवाद के लिए इन्होंने ये नाम इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है क्योंकि स्टैनले हॉफमैन ने कहा कि जो सत्य में एकात्मवाद है या सत्य का जो मेन उद्देश्य है, वो आपको यथार्थवाद में, खास करके मार्गेंथाउ के यथार्थवाद में दिखाई देगा। ठीक है, हुज थ्योरी हैज बीन नेम्ड एज अ मोनिज्म ऑफ पावर बाय द स्टैनली हॉफमैन। तो मार्गेंथाउज रियलिस्ट थियरी, फर्स्ट ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक रचनावाद या रचनावाद के विषय में। ठीक है, सामाजिक रचनावाद या रचनावाद के विषय में कौन से कथन सही हैं या सही कथन की पहचान करना है। ये टॉपिक ऐसे होते हैं, रचनावाद या सामाजिक रचनावाद, जिनको एक तो आप पढ़ना नहीं चाहते, दूसरी चीज पढ़ते हैं तो समझ में कम आता है। ठीक है, तो इन पे सबसे बेहतर तरीका यह होता है कि या तो आप किसी बढ़िया टीचर या बढ़िया बुक या किसी अच्छे टीचर से आप गाइड लेके चीज़ों को सीखें। अदरवाइज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इनकी प्रैक्टिस लगाकर भी चीज़ों को सीख सकते हैं, और एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आप इजीली बेनिफिट ला सकते हैं। ठीक है, चलिए रचनावाद या सामाजिक रचनावाद के विषय में सही कथन की पहचान करनी है। यह विश्व राजनीति की मूल्य प्रधान संरचनाओं पर जोर देता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, रचनावाद जो है या सामाजिक रचनावाद जो है, ये विश्व राजनीति में मूल्य प्रधान संरचनाएं जितनी भी हैं, ठीक है, जितनी भी मूल्य आधारित संरचनाएं हैं या मूल्य प्रधान संरचनाएं हैं, उन पर ये बल देता है या उन पर जोर देता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, संरचनावाद के बारे में अलेक्जेंडर बेंट के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। ठीक है, तो अलेक्जेंडर बेंट जो है संरचनावादी विचारक हैं, संरचनावाद से ये जुड़े हुए थिंकर हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। हाँ, एक चीज आप और याद कर सकते हैं, अलेक्जेंडर बेंट की जो भी बुक्स हैं, ठीक है, अभी तो मैं जब आईआर करवाऊंगा तो वहां पे जितनी भी थिंकर्स हैं उनकी बुक्स वगैरह सारा चीज करवा दूंगा। तो अभी आप नेट से अलेक्जेंडर वेंट की जो 1-2 बुक्स हैं या जो फेमस बुक्स हैं उनको आप जरूर याद रखें या अपने नोट्स में ऐड करें। ठीक है, तो संरचनावाद से जुड़े हुए विचारक अलेक्जेंडर वेंट माने जाते हैं। संरचनावाद विश्व राजनीति में, ध्यान रखना, मानव की चेतना सत्य की भूमिका पर बात करता है। ठीक है, मानव की चेतना और
शक्ति की भूमिका पर ये बात करता है। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उत्तर जो सामाजिक संरचनावाद है या रचनावाद है आप कह सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें एक तो मूल्य प्रधान संरचनाओं पर बल दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मानव की चेतना पर ध्यान दिया जाता है, और शक्ति की भूमिका की बात भी ये करता है। तो तीनों ऑप्शन अभी तक क्या है, सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, जो आलोचक हैं रचनावाद के या फिर सामाजिक रचनावाद के जो आलोचक हैं, इनका मानना है कि यह सिद्धांत प्रत्यक्षवाद, ठीक है, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के मध्य जो है दिखाई पड़ता है, या उत्तर प्रत्यक्षवाद या प्रत्यक्षवाद के बीच में दिखाई पड़ता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद जो है ये कहीं ना कहीं आपका आदर्शवाद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के बीच में जो ये सिद्धांत दिखाई पड़ता है, तो सामाजिक रचनावाद जो बेसिकली मेन टॉपिक लेकर आता है, ये मूल्य प्रधान संरचना पर बल देगा, मानव की चेतना और शक्ति की भूमिका पर बल देगा। फिर इसका जो संबंध मेन रूप से देखा जाता है प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के बीच में, ये कहीं ना कहीं संदर्भित दिखाई देता है। तो इस हिसाब से सभी ऑप्शन आपके सही हैं, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सही हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो बनाए गए हैं ये बुक से बनाए गए हैं, ये कोई PYQ के क्वेश्चन नहीं, इन चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा बेनिफिट जरूर मिलेगा आपको। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। इट एम्फसाइजेस ऑन द वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जितनी भी वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्स हैं, जो मूल्य प्रधान संरचनाएं हैं, उन पर बल देता है ये। अलेक्जेंडर वेंट जो है इससे जुड़े हुए थिंकर हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चरलिज्म टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ अ ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन अ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। आगे देखते हैं। Critics say that this theory appears to be between positivism and post-positivism, ठीक है। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के कहीं ना कहीं ये बिटवीन आता है, या कहीं ना कहीं ये बीच में दिखाई देता है। तो इस हिसाब से चारों ऑप्शन क्या है आपके सही हैं, है ना। कूट ऊपर दे रखा है, बाकी इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं, ऑप्शन जो है एक ही है आपको यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा ऐड करने से फिर क्वेश्चन की जो एक तरीके से कह सकते हैं कि फॉन्ट है या इसका साइज है वो छोटा करना पड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आलोचनात्मक सिद्धांत के बारे में निम्न कथनों पर विचार करते हुए आपको सही कथन की पहचान करना है, ध्यान रखना, ठीक है। सही कथन का आइडेंटिफाई करना है। आलोचनात्मक सिद्धांत को फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वारा स्थापित किया गया है। तो आपने जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी थी, मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद, आलोचनात्मक सिद्धांत, वहां पे सारी चीजों को आपने डिस्कस किया था कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से आलोचनात्मक सिद्धांत जो है निकला हुआ है, ठीक है। यह उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की श्रेणी में माना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, यह उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत हम इसको देखते हैं। इसमें जो थिंकर्स आते हैं, रॉबर्ट कॉक्स, एंड्रयू लिंकलेटर ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। खास करके रॉबर्ट कॉक्स और एंड्रयू लिंकलेटर जो हैं, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में जो ये थिंकर्स माने जाते हैं, ठीक है। और आलोचनात्मक सिद्धांत जो है मुक्ति युक्त राजनीति के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है, ठीक है। ये मुक्ति युक्त राजनीति के पक्ष में अपना तर्क देता है, और यह सिद्धांत जो है राज्य केंद्रित नहीं है, ठीक है। राज्य को ये अपने केंद्र में नहीं रखता, या राज्य केंद्रित ये नहीं मानता है। तो बेसिकली इसमें चारों ऑप्शन क्या हैं आपके करेक्ट हैं। मैंने इसमें मैक्सिमम ऑप्शन को सही करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन आपके सभी सही हैं, ठीक है। आप जब भी इन वीडियोस को देखें तो आप पहले मेरे आंसर बताने से पहले आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करें, पॉज करके आप वीडियो को आप खुद से टेस्ट करें कि आप कितना सही कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप 1 2 3 करके आप जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, आप एक पेज पर लिख लीजिए, और आप जितने क्वेश्चन आप पहले मुझसे पहले आप आंसर बताइए, ठीक है। आप उनमें ऑप्शन अपना लगाइए, फिर जो मैं बनाऊंगा वो आप ऑप्शन लगाते जाइए, ठीक है। फिर आप देखिएगा लास्ट में कि आपने कितने सही लगाए हैं, कितने गलत हुए। तो एक तरीका ये भी है, टेस्ट सीरीज के जैसा ही आप प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिटिकल थियरी एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सभी स्टेटमेंट क्या है, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से निकला हुआ है, ठीक है। कंसीडर द कैटेगरी ऑफ पोस्टिविज्म अप्रोच, तो बिल्कुल सही है। रॉबर्ट कॉक्स एंड एंड्रयू लिंकलेटर इससे
प्रेजेंटेड थिंकर्स हैं ये, बिल्कुल सही है। क्रिटिकल थियरी आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ अ लिबरेशन पॉलिटिक्स, तो ये लिबरेशन पॉलिटिक्स के फेवर करती है। एंड थ्योरी इज अ नॉट स्टेट सेंट्रिक, इसकी थियोरी में स्टेट सेंट्रिक थियोरी नहीं आती है, तो बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 सभी ऑप्शन क्या है इसमें सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आलोचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत त्रिगुण रूपांतरण, ध्यान रखना शब्द को, त्रिगुण रूपांतरण का सूत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? त्रिगुण रूपांतरण का सूत्र जो है ये एंड्रयू लिंकलेटर के द्वारा दिया गया है, ठीक है, एंड्रयू लिंकलेटर ने दिया है। द फॉर्मूला ऑफ अ ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द क्रिटिकल थियरी इज प्रेजेंटेड बाय एंड्रयू लिंकलेटर, करेक्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एंड्रयू लिंकलेटर को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के भीतर जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिमान के विद्वान के रूप में जाना जा सकता है। इन्होंने 1990 में बियॉन्ड रियलिज्म एंड मार्क्सवाद बुक लिखी, इसमें उन्होंने यथार्थवाद, अंग्रेजी स्कूल सिद्धांत और मार्क्सवादी अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत में दोषों को क्या किया है, इन्होंने रेखांकित किया है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है, यथार्थवाद और इंग्लिश स्कूल में जो इंग्लिश स्कूल का जो सिद्धांत था और मार्क्सिज्म का जो सिद्धांत है इंटरनेशनल रिलेशन में, उसके जो भी क्रिटिसिज्म है, जो भी उसके दोष हैं, उसके बारे में उन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है। बियॉन्ड रियलिज्म एंड मार्क्सिज्म, रियलिस्ट अप्रोच को, इंग्लिश स्कूल थ्योरी को और मार्क्सिस्ट थियरी इन इंटरनेशनल, जो भी इसके बैड फैक्टर्स हैं उस बैड फैक्टर्स को इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आलोचनात्मक सिद्धांत की आलोचना करते हुए किसके द्वारा इसे ऐतिहासिक कल्पना लोकवाद का नाम दिया गया है, ठीक है, किसके द्वारा इसे ऐतिहासिक कल्पना लोक का नाम दिया गया है? आलोचनात्मक सिद्धांत की आलोचना करते हुए किसके द्वारा इसे ऐतिहासिक कल्पना लोकवाद का नाम दिया गया है? तो रॉबर्ट कॉक्स, ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट कॉक्स जो है, आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि रॉबर्ट कॉक्स, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे रॉबर्ट कॉक्स जो है ये आलोचनात्मक सिद्धांत में इन्होंने अपना विचार दिया है, थिंकर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इन्होंने कुछ आलोचनात्मक सिद्धांत की आलोचना भी की है, जिसको इन्होंने ऐतिहासिक कल्पना लोकवाद के नाम से भी जोड़ा है इसको, ठीक है। तो रॉबर्ट कॉक्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हु हैज क्रिटिसाइज्ड द क्रिटिकल थियरी एंड द टर्म इट एज अ हिस्टोरिकल यूटोपियनिज्म। रॉबर्ट कॉक्स इज द करेक्ट ऑप्शन आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह कथन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किस सिद्धांत के साथ प्रस्तुत हुआ है कि तीसरा विवाद हमारा विवाद है, समय के साथ हमारा स्थान, हमारा क्षेत्र, हमारा क्षण है? तो किसका जुड़ा हुआ है सिद्धांत? ये किसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो आज तीसरा विवाद बना हुआ है, तीसरा विवाद हमारा विवाद है, समय के साथ हमारा स्थान, हमारा क्षेत्र और हमारा क्षण है? तो ये नारीवादी सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। Which theory in international politics introduced the statement that the third conflict is our conflict, our place and in a time, our territory and our moment? तो फेमिनिस्ट थियोरी से ये जुड़ा हुआ है। चलिए चलिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नारीवादी सिद्धांत जो है सामाजिक रचनावाद से इस अर्थ में निकलता है या मिलता है कि लैंगिक असमानता और अन्याय को सामाजिक व्यवस्था के द्वारा रचा हुआ परिदृश्य मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नारीवादी सिद्धांत जो है, नारीवादी सिद्धांत सामाजिक रचनावाद से इस अर्थ में मिलता है कि जो लैंगिक असमानता है और लैंगिक अन्याय है, इसको सामाजिक व्यवस्था के द्वारा रच दिया गया है, ऐसा जो है नारीवादी सिद्धांत मानता है, और रचनावाद भी यही संदर्भ में लेकर के चलता है, ठीक है। इसमें तो ये एज इट इज बताया गया, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि सामाजिक रचनावाद जो है पूंजीवादी व्यवस्था की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठनों में महिलाओं की कमजोर स्थिति का कारण का पता लगाता है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सामाजिक रचनावाद जो है ये मूल्य प्रधान संरचनाओं पर बल देता है, मूल्य प्रधान संरचनाओं पर बल देता है, ठीक है। और जो ये बात की गई है कि पूंजीवादी व्यवस्था की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठनों में महिलाओं की स्थिति कमजोर है, क्या कारण है इसका, है ना? तो ये सामाजिक रचनावाद नहीं कहता, सामाजिक रचनावाद की जगह ये होता
मार्क्सवाद होता, या फिर हो सकता है ये नारीवाद से भी जुड़ा हुआ आपका ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, मार्क्सवादी नारीवाद और ये नारीवाद के सिद्धांतों में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कथन सही है और कारण क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। फेमिनिस्ट थियरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज सिमिलर टू सोशल constructivism in the sense that gender inequality and injustice are the considered as a phenomenon created by the social system। तो बिल्कुल ये करेक्ट सही है ऑप्शन आपका, लेकिन रीजन क्या है, गलत है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म फाइंड्स आउट द रीजन फॉर द वीक पोजीशन ऑफ अ वीमेन इन द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो ये नहीं है, ये मार्क्सिस्ट, ठीक है, मार्क्सिस्ट अप्रोच ही ये जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसमें मैचिंग करने के लिए दिया हुआ है कि कुछ बुक्स दे रखी हैं, नारीवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है ये। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की नारीवादी उपागम के लिए ये क्वेश्चन आपका बनाया गया है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो नारीवादी उपागम है, ये उससे जुड़े हुए जो विद्वान हैं उनके संबंध में कुछ उनकी बुक्स हैं, इनको आपको मैचिंग कराना है। जैसे फ्रेडरिक एंगल्स की बुक है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ठीक है, सिंथिया एनलो की है द मॉर्निंग आफ्टर द सेक्सुअल पॉलिटिक्स एंड द कोल्ड वॉर। ठीक है, बी में दूसरा हो जाएगा, ए में 1, बी में 2, ए में 1, बी में 2, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, सी में आपका हो जाएगा क्रिस्टीन सिल्वेस्टर का है फेमिनिस्ट थियरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन इन अ पोस्ट मॉडर्न एरा। ठीक है, फिर डी में क्रिस ब्राउन का आपका सही हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी न्यू नॉर्मेटिव अप्रोच। ठीक है, नॉर्मेटिव अप्रोच से आपको पहले ही पढ़ा था, नॉर्मेटिव अप्रोच जो है क्रिस ब्राउन जुड़े हुए हैं, क्रिस ब्राउन है। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को करते जाएंगे। क्वेश्चंस जो आपको नहीं याद है उनको एज इट इज आप बुक नेम या फिर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो आप लिख करके रट लें, समझ लें, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, कौन से विचारक अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आलोचनात्मक सिद्धांत से संबंधित है या उससे जुड़े हुए विचारक हैं? तो ठीक है, रिचर्ड एस्ले भी हैं, रॉबर्ट कॉक्स भी हैं, एंड्रयू लिंकलेटर हैं। ये सारे थिंकर्स क्या हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के आलोचनात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? तो ऑल ऑफ द अबव। निम्न में से किस विद्वान के द्वारा आलोचनात्मक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत के लिए कांट और कार्ल मार्क्स के रूप में दो मुख्य विचारकों को पहचाना गया है? तो किसने ऐसा पहचाना है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि आलोचनात्मक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत के लिए कांट और कार्ल मार्क्स को, ठीक है, कांट और कार्ल मार्क्स के रूप में दो मुख्य विचारकों के रूप में किसने पहचाना है? तो एंड्रयू लिंकलेटर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Who among the following scholars has identified the Kant and Karl Marx? Kant and Karl Marx as a two key thinker for the critical international theory। तो एंड्रयू लिंकलेटर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत को समस्या निवारक सिद्धांत के रूप में किसने परिभाषित किया है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति को यथार्थवादी सिद्धांत के रूप में, समस्या निवारक सिद्धांत के रूप में जो है रॉबर्ट कॉक्स ने डिफाइंड किया है, रॉबर्ट कॉक्स। ठीक है, who has defined the realist theory of international politics as a problem solving theory? तो रॉबर्ट कॉक्स आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत को समस्या निवारक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया है। रॉबर्ट कॉक्स जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में एक प्रमुख विद्वान थे और समस्या समाधान सिद्धांत के प्रति इन्होंने अपने आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने गए हैं या जाने जाते हैं। तो ठीक है, इन्होंने समस्या सिद्धांत पर ज्यादा बल दिया है और इन्होंने यहां पर भी क्वेश्चन भी पूछा गया है, समस्या निवारक सिद्धांत के रूप में यथार्थवाद के प्रति इन्होंने अपना जो दृष्टिकोण दिया है। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स डिफाइन द रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग थियरी। ठीक है, कॉक्स वाज अ लीडिंग स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड इज अ नाउन फॉर हिज क्रिटिकल अप्रोच टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग थियरी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से किसने कहा
ये नेट 2023 के पेपर में आया हुआ, ठीक है, नेट 2023 के पेपर में आया हुआ है। किसने कहा कि समस्या समाधान सिद्धांत दुनिया को उसी रूप में लेता है जैसा वह उसे पाता है, ठीक है। समस्या समाधान सिद्धांत दुनिया को उसी संदर्भ में देखता है या उसी रूप में लेता है जैसा वह उसे पाता है, ये जैसे समस्या को पाता है, जिसमें प्रचलित सामाजिक और शक्ति संबंध वे संस्थाएं शामिल हैं जिनमें वे संगठित हैं कार्यवाही के लिए दिए गए ढांचे के रूप में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉबर्ट कॉक्स। रॉबर्ट कॉक्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग सेट प्रॉब्लम सॉल्विंग थियरी टेक्स द वर्ल्ड एज अ फाइंड इट इंक्लूडिंग द prevailing social and power relation and the institution into which they are organized as a given framework for action. तो रॉबर्ट कॉक्स is the correct option. आलोचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत संवादात्मक या सर्वदेशीयता और विरल सर्वदेशीयता, दो शब्द को आप ध्यान रखिएगा। संवादात्मक सर्वदेशीयता और विरल सर्वदेशीयता जैसे दृष्टिकोण किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? तो ये सैपकॉट के द्वारा विकसित किए गए हैं। विद इन द क्रिटिकल अप्रोचेस सच एज अ डायलॉजिकल cosmopolitanism and the diffuse cosmopolitanism have been developed by the Sapcot. Sapcot is the correct option. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी सिद्धांत। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप पढ़ना नहीं चाहते कभी, है ना, और ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं नेट के पेपर में, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मार्क्सवादी सिद्धांत के योगदान को निम्न में से किस स्थान या किस कथन में महत्वपूर्ण रूप से परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो मार्क्सवादी सिद्धांत का योगदान है उसको हम कितना सही मान सकते हैं, कौन कौन से उसके संदर्भ में स्टेटमेंट नीचे सही है। इसमें वैश्विक पूंजीवाद और विश्व राजनीति के संबंध को स्थापित किया गया है, यानी जो मार्क्सवादी सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का, इसमें यह बताया गया है कि वैश्विक पूंजीवाद क्या है और विश्व राजनीति और वैश्विक पूंजीवाद का संबंध कैसा है। ठीक है, फिर इसमें यह भी बताया गया है कि यथार्थवादी विश्लेषण के लिए एक प्रतिसंतुलनकारी दृष्टिकोण को भी परिभाषित किया गया है। अब मार्क्सवादी सिद्धांत जो अंतरराष्ट्रीय संबंध में बेसिकली दिया गया है, ये यथार्थवाद के प्रति एक संतुलनकारी दृष्टिकोण को भी परिभाषित करता है। और इसके साथ साथ तीसरा ऑप्शन है आपका कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार पूंजीवाद के वैश्विक विस्तार के क्या कारण है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में असमानता और प्रधान हेजीमनी मौजूद रहता है। तो ये भी बातें जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार बताया गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, ऑल ऑफ द अबव। द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कैन बी मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफाइंड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? तो इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है ना? क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ग्लोबल कैपिटलिज्म के थ्रू कंट्रोल होती है, ये इसके द्वारा संचालित की जाती है ना? ये सारी चीजें जो है मार्क्सिज्म थियरी में बताई गई है। ठीक है, हम जब मार्क्सिज्म थियरी पढ़ेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो वहां पे अलग से सारी चीजों को बहुत डिटेल में चीजें सीखेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमारा सेशन जो है ये प्रैक्टिस सेट को लेकर के है। इट प्रेजेंट्स अ काउंटर बैलेंसिंग अप्रोच टू द रियलिस्ट एनालिसिस। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये इट मेंटेन्स दैट द इनइक्वालिटी हेजीमनी exist in इंटरनेशनल रिलेशन ड्यू टू द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अ कैपिटलिज्म। तो ये कहता है कि जैसे जैसे ग्लोबल एक्सपेंशन हो रहा है कैपिटलिज्म का, वैसे वैसे जो है वर्ल्ड में हेजीमनी का इम्पैक्ट भी बढ़ रहा है, इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। क्योंकि जो मार्क्सिस्ट थियरी है ये कैपिटलिज्म को अच्छा मानता ही नहीं है कभी भी। ये कहता है कैपिटलिज्म के थ्रू ही क्या होता है, हेजीमनी को बनाया जाता है, कैपिटलिज्म के माध्यम से ही हम जो है इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, जो इंटरडिपेंडेंसी बनती है, ठीक है, या सॉरी जो डिपेंडेंसी बन रही है, निर्भरता जो बन रही है, वो जिसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कैपिटलिज्म। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा विचार नव यथार्थवाद के बारे में यहाँ क्वेश्चन है, नव यथार्थवाद के साथ सही है या संगत है? तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की अराजक संरचना में बड़ी शक्तियों की
बड़ी शक्तियों का महत्व का प्रभाव होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो नव यथार्थवाद का सिद्धांत है, एक तो ये कह रहा है कि ये अराजक संरचना पर बल देता है, कह रहा है कि विश्व राजनीति में कोई भी संरचना जो है ऐसी नहीं है जो विश्व को अराजक होने से रोके, ठीक है, क्योंकि ये कहता है कि विश्व की संरचना ही अराजक है, जिसमें क्या है, बड़ी बड़ी शक्तियां क्या करती हैं, अपना महत्व और प्रभाव को बनाए रखने में कायम रहती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा को महत्वपूर्ण प्राथमिक स्थान प्रदान करता है, यानी कि हर राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय हित प्रमुख होता है, ये नव यथार्थवाद का मेन सिद्धांत है। सुरक्षा की खोज राज्यों को सहयोग करने के लिए भी प्रेरित करती रहती है, क्योंकि हर राज्य क्या चाहता है, सुरक्षा चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, इसीलिए हर राज्य क्या करता है, आज आपस में सहयोग भी कर रहा है, चाहे वो सहयोग किसी कैसे भी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम अपना रहे हो, ठीक है, लेकिन सभी राज्य आज क्या चाह रहे हैं, सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग के माध्यम से, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, सब सही है, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके सही है नव यथार्थवाद से, ठीक है। प्रमुख जो नव यथार्थवादी हैं वो केनेथ वॉल्टज हैं, केनेथ वॉल्टज, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज कंसिडर्ड विद न्यू रियलिज्म, ठीक है। द अनार्किक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रेट पावर्स, तो बिल्कुल सही है। ईच स्टेट गिव्स इट्स सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है, क्योंकि हर स्टेट अपनी सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, द क्वेस्ट फॉर अ सिक्योरिटी मोटिवेट्स स्टेट टू कोऑपरेट, ठीक है। सुरक्षा की तलाश क्या करती है, स्टेट्स को मोटिवेट करती रहती है हमेशा कि कोऑपरेट के माध्यम से या कोऑपरेशन के माध्यम से अपना सिक्योरिटी को प्रमोट करें या सिक्योरिटी को अपने स्टेट्स जो है मेंटेन करके रखेंगे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, मैंने यहाँ पे एक दो क्वेश्चन पीवाईक्यू के ऐड किए हैं। 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, नेट 2023। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद के संबंध में सही कथन को बताना है कि कौन कौन से कथन जो है नव यथार्थवाद के संबंध में सही हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अराजकता आवश्यक रूप से तनावों, टकरावों और युद्ध की संभावना की ओर ले जाती है, ठीक है। तो नव यथार्थवादी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अराजकता क्यों है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी संरचना नहीं है जो अराजकता को रोक सके, जो युद्ध को रोक सके, जो संघर्ष को रोक सके, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संरचना ही अराजक है, तो जब अराजक है तो तनाव बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा और युद्ध की संभावना की ओर ले जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ए सही है। अभी बी देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय अराजकता के परिणाम स्वरूप स्व सहायता की प्रणाली बनती है, तो बिल्कुल सही है। जब अराजकता फैलेगी तो लोग आपस में कॉपरेशन को बढ़ाएंगे, स्व सहयोग को बढ़ाएंगे, जिससे कि जो है अधिक से अधिक जो है राष्ट्र अपना हित पूरा कर पाए और युद्ध या संघर्ष को धीरे धीरे कम कर पाए, ठीक है। दो बी वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, टकराव इस तथ्य को प्रोत्साहित करता है कि राज्य को प्राथमिक रूप से अन्य राज्यों के सापेक्ष अपनी स्थिति बनाए रखने से सरोकार होता है, तो बिल्कुल सही है। नव यथार्थवादी कहते हैं कि टकराव संघर्ष क्यों होता है, टकराव संघर्ष जो है इस तथ्य को प्रोत्साहित भी करता है कि राज्य अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिक रूप से दूसरे राज्यों की अपेक्षा अधिक बनाए रखना चाहते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में टकराव इसलिए होता है क्योंकि हर राज्य जो है दूसरे राज्य से ज्यादा बल शक्ति अर्जित करना चाहता है, तो इसीलिए जो है जो विश्व राजनीति है ये अराजकता की स्थिति में फैली रहती है और अधिक से अधिक जो है संघर्ष बने रहने के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। सुरक्षा द्वंद्व को आक्रामक प्रयोजनों के लिए सैन्य हथियारों के भंडार का निर्माण कहा जा सकता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सुरक्षा द्वंद्व को आक्रामक प्रयोजनों के लिए सैन्य हथियारों के भंडार का निर्माण, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये जो है नव यथार्थवाद के संबंध में स्टेटमेंट सही नहीं है। इस हिसाब से ए बी सी सही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अ करेक्ट रिगार्डिंग द न्यू रियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अनार्की नेसेसरी deals the टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वॉर, बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनेशनल अनार्की रिजल्ट इन अ सिस्टम ऑफ अ सेल्फ हेल्प
conflict and encouraged by the fact that the state is primarily concerned with the maintaining its position relatives to the other states। तो बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट गलत हो जाएगा, ए बी एंड सी ही सही है, ए बी एंड सी सही है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक रचनावाद के ऊपर कथन कारण वाला क्वेश्चन है। सामाजिक रचनावाद के अनुसार राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय किसी भी प्रकार के मानव संबंध भौतिक शक्तियों से नहीं बल्कि विचार और संकल्पना से रचे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रचनावाद आपने पढ़ा, रचनावाद का मूल उद्देश्य क्या है कि जो मूल्य आधारित संरचनाएं हैं उन पर ज्यादा बल देना। तो बिल्कुल सही है, रचनावाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी भी प्रकार के जो मानव के संबंध होते हैं वो भौतिक संसाधनों से नहीं बल्कि वैचारिक और संकल्पनाओं से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण क्या है? कारण देखिए, सामाजिक रचनावाद एक प्रकार का अंतः आत्मपरक क्षेत्र है जो मानता है कि साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद सभी सामाजिक संरचनाएं हैं और यह क्या है, विचारात्मक शक्ति ही इनकी रचना करती है। तो एक और दो दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रचनावाद जो है मानव के संबंध में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी भी प्रकार के मानव संबंध जो होते हैं वो विचारों के द्वारा गढ़े जाते हैं। और यहां पर यह भी बताया गया है फिर नीचे कि रचनावाद जो है एक ऐसा क्षेत्र है या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें जो आज हम साम्राज्यवाद देखते हैं, जो हम राष्ट्रवाद देखते हैं, जितनी भी सभी सामाजिक संरचनाएं देखते हैं वो केवल और केवल भौतिक तत्वों का परिणाम नहीं बल्कि विचारात्मक शक्ति का ही परिणाम है। तो इस हिसाब से कथन कारण सही है और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म any kind of a human relation national interest are the not created by the physical forces but by the thoughts and the concept। ठीक है, ये कह रहा है कि ह्यूमन रिलेशन जो भी बनते हैं चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, वो फिजिकल फोर्सेस के थ्रू नहीं बनते बल्कि थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट के थ्रू बनते हैं। क्योंकि बिकॉज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म is a kind of a subjective field which believes that the imperialism and the nationalism are also structures and ideological power and the creates them। ठीक है, आइडियोलॉजिकल पावर के थ्रू ही ये जो आज हम नेशनलिज्म या इंपीरियलिज्म देखते हैं, ये सब जितनी भी सोसाइटी की जितनी भी स्ट्रक्चर हैं वो सब आइडियोलॉजिकल और जो है कॉन्सेप्चुअल बेस पर ही बनाई जाती हैं। ठीक है, तो रचनावाद या सामाजिक रचनावाद का मूल उद्देश्य क्या है कि जो भी रचनाएं बनती हैं वो वैचारिक आधार पर बनती है। एक शब्द को आप पकड़ के रचना, वैचारिक है ना, या फिर विचारधारात्मक शक्ति के आधार पर। शक्ति के आधार पर बनाई जाती है, चाहे वो साम्राज्यवाद हो, चाहे उपनिवेशवाद हो, चाहे यूएनओ हो, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, जितनी भी संरचनाएं बनाई जाएंगी, संरचनावाद कहता है इसके पीछे क्या तर्क होता है, वैचारिक तर्क होता है, कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सामाजिक रचनावाद को स्पष्ट करते हुए किसने कहा है कि सामाजिक संरचनाओं के अंतर्गत 3 तत्व आते हैं, सहभाजित ज्ञान, भौतिक संसाधन और अपेक्षाओं के ज्ञान से ग्रस्त अभ्यास। ठीक है, अपेक्षाओं के ज्ञान से ग्रस्त अभ्यास तीसरा, सहभागी ज्ञान पहला, भौतिक संसाधन जो है दूसरा। इन 3 तत्वों की बात किसने की है सामाजिक रचनावाद के अंतर्गत? तो अलेक्जेंडर बेंट ने की है। सामाजिक रचनावाद के अंतर्गत 3 जो है तत्व आते हैं, कौन कौन से? सहभाजित ज्ञान, भौतिक संसाधन और अपेक्षाओं और ज्ञान से ग्रस्त अभ्यास। याद रखना इन तीन शब्दों को। एक्सप्लेन द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हु सेड दैट द सोशल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, शेयर्ड नॉलेज, material resources and expectation and knowledge driven practices। ठीक है, तो ये अलेक्जेंडर बेंट कहते हैं, बेंडेट, BENDT, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से कौन से विचार सामाजिक रचनावाद की विशेषताएं बताते हैं? तो बताना है कि कौन से ऐसे विचार हैं जो सामाजिक रचनावाद के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें मध्यम वर्ग का पालन करने वाले
इसमें इन्हें मध्यम वर्ग का पालन करने वाले विद्वान माना जाता है। ठीक है, तो जो सामाजिक रचनावाद आपने पढ़ा कि सामाजिक रचनावाद जो है ये प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के मध्य में आता है। ठीक है, तो इन्हें मध्यम मार्ग का पालन करने वाले विद्वानों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सही है। यह गठबंधन और लाभों पर प्रमुखता ध्यान देते हैं तथा मानदंडों और मूल्यों की उपेक्षा करते हैं। नहीं, अभी आपने देखा कि जो सामाजिक रचनावाद है ये कहता है कि विश्व की जितनी भी संरचनाएं हैं उन संरचनाओं की मूल्यों पर बल देता है, उन संरचनाओं की मूल्यों पर बल देता है। ठीक है, सामाजिक रचनावाद या सामाजिक संरचनावाद जो है दुनिया भर की जितनी भी संरचनाएं बनी हैं उन संरचनाओं के क्या मूल्य हैं उन मूल्यों की प्राथमिकता देता है, तो यहाँ मूल्यों की उपेक्षा नहीं करता ये कभी भी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन जिसमें है तो सभी वाला तो गलत हो जाएगा, केवल 1 और 3 हो सकता है सही, 1 और 2, 2 जिसमें है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी बी और सी आपके पास ऑप्शन बचते हैं, देखते हैं आगे कौन सही होता है। यह भौतिक विचारधारा की शक्तियों से प्रभावित दुनिया को देखकर मानव की चेतना शक्ति की भूमिका में विश्वास करता है, तो बिल्कुल सही है। अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन यहां पर ठीक है, यहां पे आपने देखा था जस्ट कि जो सामाजिक रचनावाद है, ठीक है, ये संकल्पना और विचारों पर ज्यादा बल देता है। ये कहता है जो भौतिक शक्ति, जो भौतिक संबंध, जो भौतिक दुनिया आज हम देखते हैं, जो संरचनाएं देखते हैं, वो किसका परिणाम है? विचार और संकल्पनाओं का, विचारात्मक शक्ति का परिणाम है। जो सामाजिक संरचनाएं हैं वो विचारात्मक शक्ति का परिणाम है, तो ये विचारात्मक शक्ति पर ज्यादा बल देता है। ठीक है, यहां पर आप चीजों को समझेंगे। यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में क्या बोला गया है? यह भौतिक विचारधारा, यह भौतिक एवं विचारधारा शक्तियों से प्रभावित दुनिया को देखकर मानव की चेतना की भूमिका में विश्वास करता है। तो मानव की चेतना, मानव का कॉन्शियसनेस, कॉन्सेप्ट, उसके विचार, इन सब पर क्या करता है? ये विश्वास करता है। तो इस हिसाब से पहला और तीसरा सही है भी। ठीक है, दूसरा क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें मूल्यों पर प्रमुखता से बल दिया जाता है, ना कि मूल्यों की उपेक्षा की जाती है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, यह सिद्धांत या सॉरी अपने सिद्धांत में यह आलोचनात्मक सिद्धांत और उत्तर आधुनिकतावाद सिद्धांत की यह नजदीक आता है, कह सकते हैं। तो ये क्या है? दोनों के मध्य में या कह लें उसके आसपास का ये सिद्धांत माना गया है, तो बिल्कुल सही है। 1, 3 और 4 क्या हो जाएंगे? सही, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following statement idea are included at the characteristics of the social constructivism? These are called the scholars who follow the middle path। तो जो भी सामाजिक रचनावाद या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़े हुए थिंकर हैं, ये मिडल पाथ को फॉलो करते हैं। ना तो ये एक्सट्रीम पाथ को फॉलो करेंगे, ना ही ये लिबरल को फॉलो करेंगे। ये इनका जो पाथ होता है, इनका जो रास्ता है, ये मिडल पाथ को लेकर चलते हैं। ना तो ये बहुत ही, यानी कह सकते हैं ये मध्यम मार्गी होते हैं। ठीक है, they focus mainly on all alliances and benefits and ignores the norms of a values। नहीं, गलत हो जाएगा। ये कभी भी जो है वैल्यूज के नॉर्म्स को इग्नोर नहीं करते, ये वैल्यूज के नॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, ऐसा होना चाहिए था ये। ठीक है, दे बिलीव इन द रोल ऑफ अ ह्यूमन कॉन्शियसनेस सीकिंग द वर्ल्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय द मटेरियल एंड द आइडियोलॉजिकल फोर्सेस। तो बिल्कुल सही है। In their theory they seems close to critical and the postmodernism। ये बिल्कुल सही है। ये क्रिटिकल और पोस्टमॉडर्निज्म के ये काफी करीब थिंकर्स माने जाते हैं। ये सिद्धांत बहुत काफी करीब माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। यह किसकी रचना है? मैन, डबल इंटू कमा होना चाहिए, मैन एंड सिटीजन इन द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। किसकी रचना है ये? ठीक है, आपको याद रखना चाहिए ये है एंड्रयू लिंकलेटर की रचना। ठीक है, एंड्रयू लिंकलेटर इज द इंपॉर्टेंट थिंकर। ठीक है, whose work is the man and citizen in the theory of international relation। तो एंड्रयू लिंकलेटर की बुक्स हैं ये। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन आपके ए सही होते हैं। और आज का ये 20 क्वेश्चन जो है कवर होता है। और अगले पार्ट में जब भी वीडियो हमारी आएगी नेक्स्ट डे में या इवनिंग तक, मैं कोशिश करूंगा अपलोड करूं, और उसमें भी हम 20 क्वेश्चन लाएंगे और आगे देखेंगे 20 क्वेश्चन जो होगा वो भी इंटरनेशनल रिलेशन से ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन स्टैंडर्ड पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।